Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kalamahan Public School of Vrindavan. In this state of COVID-19, we all are fighting. You are fighting, we are fighting, and our study is suffering. So it is my humble request to each and every single student who is watching my video, stay home, stay safe, and don't create hurdles in your studies because exam will be there. एग्जाम चाहे जल्दी हो या लेट, एग्जाम होंगे, तो अपने आप को तैयार रखें, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें और 12th स्टूडेंट्स एक एम बनाएं that by the end of 31st December I will finish my syllabus of each and every subject. Then only you guys will be eligible to revise your entire syllabus for at least 2 to 3 times. ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं that your schools are going to be open from 2nd of November. अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम हुआ है. हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में 19 of October से जो हम स्कूल चल रहे हैं, तो प्लीज़ स्कूल अटेंड कीजिए इफ़ यू आर एबल टू. अगर आप स्कूल अटेंड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए बिकॉज योर टीचर्स आर वेटिंग फॉर अस. आपके टीचर्स ने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि उनकी मेहनत को ज़ाया मत जाने दीजिए और स्कूल अटेंड कीजिए. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट अस कंटिन्यू आवर सिलेबस. अब तक के 12th स्टैंडर्ड सिलेबस की मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज के, तो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट, द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस. हमने 1st to 8th तक चैप्टर फिनिश कर लिए हैं. द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज द फाइनेंशियल फाइनेंस एंड मार्केटिंग. जो हमारा सेकंड पार्ट है बिजनेस स्टडीज का, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, उसका पहला चैप्टर हमने उठाया है. एंड द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट द चैप्टर इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है इन द 11th स्टैंडर्ड चैप्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. 11th में एक चैप्टर आता है, क्या? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अब जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने क्या स्टडी किया था? इन सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वी हैव स्टडीड दैट फ्रॉम व्हाट सोर्सेस बिजनेस कैन गेट द इन्वेस्टमेंट. यानी कि किन किन सोर्सेस से बिजनेस पैसा ले सकता है. अब पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है, हमें उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना है. अब जैसा कि आपको पता है कि जो पैसा आता है वो पैसा दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. द मनी इज यूज्ड फॉर द फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल. यानी कि पैसा दो तरीके से इस्तेमाल होता है, वो एज अ फिक्स कैपिटल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है एंड वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है. यानी सपोज कीजिए कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब बिजनेस में मुझे रिक्वायरमेंट थी किसकी? मुझे रिक्वायरमेंट थी फंड्स की, मुझे रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टमेंट की. तो मैंने इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में यानी अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की एंड उसमें जो मेरा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस रहा वो रहा मेरा इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स से मैंने क्या किया? डेब्ट रेज किया, ठीक है, यानी मैंने अपनी कंपनी को छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया एंड जो शेयर होल्डर्स थे वो मेरी कंपनी के उतने परसेंटेज के ओनर्स हैं जितने की उनके पास मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग है. अब मैंने फंड ले लिया, फंड मैंने अरेंज कर लिया एंड आफ्टर दैट व्हाट माय कंसर्न विल बी हाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट फंड. यानी कि मुझे कितने का लैंड में इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे मशीनरी लेनी है, ठीक है, कितने का मैं प्लांट सेटअप करूंगा, कितना मैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए एज अ कैश बचा के रखूंगा, कितने की मैं सैलरी पे करने वाला हूं, कितने का रिपेयर होना है, ठीक है, कितने का रॉ मटेरियल मेरा डेली बेसिस पर आएगा. तो ये सारी की सारी चीजें हमें बिजनेस में चेक करनी पड़ती है. अब पहला मैंने बताया मुझे फंड्स अरेंजमेंट. पहला जो मेरा पॉइंट था क्या? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहली जो स्टेज थी मैंने क्या किया? आई अरेंज द फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. सबसे पहली टेंशन हमारे लिए होती है वो है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. मैंने फंड्स अरेंज कर लिया और फंड्स मैंने किस फॉर्म में अरेंज किया? फंड्स मैंने अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड्स. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. पहला अरेंजमेंट ऑफ फंड्स यानी किन किन सोर्सेज से मैं फंड्स अरेंज कर सकता हूं. इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं. व्हाट आर द सोर्सेज टू अरेंज द फंड्स फॉर द बिजनेस. द सेकंड स्टेज वुड बी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस फंड्स. अगर मुझे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से करूंगा, फिक्स कैपिटल के लिए एक्सपेंस करना है तो किस तरीके से मैं उस फंड को लेके जाऊंगा, ठीक है. एंड थर्ड, देखिए आपने इन्वेस्टमेंट किया,
ठीक है, आपने अरेंजमेंट किया फंड्स का, आपने यूटिलाइजेशन डिसाइड किया, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट फंड। अब आप पे सरप्लस आया, यानी कि या तो समझ लीजिए प्रॉफिट आया, या इसके बाद भी आपके पास फंड बच जाते हैं, देन हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पोज द सरप्लस, यानी कि यूज ऑफ सरप्लस। सरप्लस यानी कि जो आपने बचा है या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं डिस्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने क्या बताया, इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने फंड अरेंज किया, मैंने फंड यूटिलाइजेशन के बारे में सोचा, उसके बाद मैंने उस जो सरप्लस बचा है, यानी जो फंड बचा है या जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं। ये बिजनेस में इनिशियली काम होते हैं हमारे फंड को लेके, और इन्हीं 3 स्टेजेस के इस फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इफ आई हैव टू डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करूंगा, क्या, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, efficient utilization and their efficient distribution and disposal। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हमें यहाँ पे बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, वो इक्विटी शेयर से आए, रिटेन अर्निंग से आए, ट्रेड क्रेडिट से आए, लीज फाइनेंसिंग से आए, बैंक के लोन से आए, हमें सबसे पहले तो एक्विजिशन यानी कि अपने फाइनेंस को लेना है, यानी फाइनेंस हमें हासिल करना है कि किस सोर्स से, यानी कि हमारा जो सोर्स हो वो हमारा क्या हो, एफिशिएंट हो। जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में मैंने लास्ट टॉपिक ये पढ़ाया था 11th स्टैंडर्ड में, कि आप जब भी कोई फाइनेंस चूज करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखनी है, कॉस्ट देखना है, एफिशिएंसी देखनी है कि किस तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो पहला स्टेप तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये है कि आप एफिशिएंट एक्विजिशन करें। अब एफिशिएंट टर्म को मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एफिशिएंट यानी कि जो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट रहे, ठीक है, यानी कि आपका काम भी हो जाए और आपकी कॉस्ट भी सरप्लस ना हो इसमें। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा एफिशिएंट एक्विजिशन या एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एंड आफ्टर दैट यू यूटिलाइज दैट फंड एफिशिएंटली, यानी कि लिमिटेड फंड को आपको यूज करना है वेदर द वर्किंग कैपिटल ऑन द फिक्स्ड कैपिटल दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। एंड आफ्टर द यूटिलाइजेशन आपका जो सरप्लस होगा, यू विल हैव टू यूज दैट सरप्लस एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब क्यों, अब सपोज कीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया इक्विटी का, ठीक है, एक छोटी सी कहानी यहां पे जनरेट कर देता हूं मैं, ठीक है। कहानी क्या है, ये कोई भाई साहब है हमारे, भाई साहब का नाम क्या है, मिस्टर एक्स, ठीक है। अब मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स एक कंपनी है हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने फंड्स, ये कौन है, ये फाइनेंशियल मैनेजर है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल मैनेजर है। तो इन्होंने जो फंड रेज करवाया, कैसे करवाया, इन्होंने फंड रेज करवाया इक्विटी शेयर से, ठीक है। अब इक्विटी शेयर से जो फंड इन्होंने रेज किया, वो फंड किया इन्होंने रेज 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। फंड रेज हो गया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब 1 करोड़ की बात क्या है, इक्विटी शेयर्स के बारे में जैसा आपको पता है कि इक्विटी शेयर में हमें प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना होता है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स है हमारे, वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस का भी हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी आप लोगों की कम है कि आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करना है। आपने इक्विटी शेयर लिया है तो यानी कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा ग्रो करेगा। अगर आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इनसे पैसा लेकर के इनको भूल जाएं, बिकॉज आपने इक्विटी शेयर से पैसा ग्रो किया है। आपने जो एक्विजिशन का मोड अगर इक्विटी शेयर चुना है, तो वहां पे आप ये चाहेंगे कि आज आपने ऑन डिमांड 1 करोड़ रुपए की कैपिटल का एक्विजिशन किया है, वो आपकी
कैपिटल बढ़े, कैपिटल का इंक्रीमेंट हो, तभी मार्केट में आपकी वैल्यू बनेगी, तभी मार्केट में आपकी फेस वैल्यू बनेगी और तभी और इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो मैंने एक सिचुएशन दी, 1 करोड़ का फंड जो था वो हमने एक्विजिट कर लिया। उसके बाद इसमें से जो यूज हुआ वो हमारा यूज हुआ क्या, 80 लाख रुपीज। ठीक है, जो सरप्लस बचा वो हमारा 20 लाख रुपए। अब यानी कि सबसे पहले तो हमारा काम था फंड को एक्विजिशन करना। वी हैव सक्सेसफुली एक्विजिटेड द फंड ऑफ वर्थ रुपीज 1 करोड़ एंड उसके बाद हमने यूटिलाइजेशन किया। यूटिलाइजेशन भी हमारा कैसा रहा, यूटिलाइजेशन भी हमारा एफिशिएंट रहा, यानी कि बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर दो, कुछ बचेगा नहीं। जो बिजनेस किस काम का, आप फाइनेंशियल मैनेजर किस काम के, अगर आप ये बचा के नहीं दे सकते तो। ठीक है, अब 80 लाख हो गया। अब सिर्फ आपका यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन से काम नहीं चलने वाला है, आपको सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल भी करना है। यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा या जो सरप्लस अमाउंट बचा हुआ है वो हम इस तरीके से यूज करें कि ये भी अमाउंट हमारे लिए, जो 20 लाख रुपए बचे हैं, वो भी हमारे लिए यूजफुल साबित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए, कंपनी के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन के रह जाए। पैसा उन्होंने दिया है तो डेफिनेटली वो खुश तभी रहेंगे जब उनको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और वो शेयर आपका, वो इक्विटी शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली आप ऐसी शेयर होल्डिंग को अपने पास ज्यादा दिन के लिए रखेंगे नहीं, आप चाहेंगे जल्दी से जल्दी उस शेयर होल्डिंग को निकाल दें। तो इस एग्जाम्पल से मेरा इतना समझाने का बस केवल एक ही मोटिव था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू मैनेज द मनी, यू मैनेज द मनी ऑफ योर कंपनी, यू मैनेज द मनी ऑफ योर बिजनेस, जिसमें सबसे पहला काम है आपका मनी एक्विजिशन, द एफिशिएंट मनी एक्विजिशन। आफ्टर दैट एक्विजिशन विल हैव टू बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड आफ्टर दैट द रिमेनिंग सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्पोज्ड एफिशिएंटली, जिससे कि आपके शेयर होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिले और आपका भी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव स्लोप की तरफ ग्रो करे। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, ठीक है, इसका रोल क्या है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल की मैं बात करता हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो वी लर्न अबाउट व्हाट एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किस तरह से एफिशिएंट एक्विजिशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिस्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, यानी कि आपने जो फर्स्ट स्टेज में एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल के स्टेप को फुलफिल किया, उसका क्या क्या फायदा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रहा है, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोस स्टेप्स तो उसके नुकसान क्या आपके बिजनेस को झेलने पड़ेंगे, ये हम स्टडी करते हैं इन दिस टॉपिक, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, द वेरी फर्स्ट role, the most impactful is the directly effect of financial management over the size and composition of fixed and current asset। मैंने दोनों पॉइंट को एक में मर्ज कर दिया है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा क्या था कि आप एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे थे, और अल्टीमेटली जो फंड हमारे आते हैं वो फंड हमारे दो तरीके से यूज होते हैं, एक फिक्स कैपिटल के लिए, एक वर्किंग कैपिटल के लिए। फिक्स कैपिटल कन्वर्ट इनटू द फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, लेबर, एंड वर्किंग कैपिटल जो आपका लिक्विडिटी मेंटेन रहती है आपके रॉ मटेरियल के लिए, लेबर चार्जेस के लिए, रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, कैश इन हैंड एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या, जो आपकी फिक्स्ड एंड कैश इन हैंड बोल सकते हैं हम करंट एसेट्स को। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने सही तरीके से फंड एक्विजिट किए हैं, आपके फाइनेंशियल मैनेजर ने एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है एंड बहुत इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका है, तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स एंड करंट एसेट बहुत ही स्ट्रांग होंगे। मैं किसी भी बड़ी फर्म का नाम लूँ, मैं एप्पल का नाम लूँ, माइक्रोसॉफ्ट का नाम लूँ, विप्रो का नाम लूँ, TCS, टाटा का नाम लूँ, रिलायंस ग्रुप का नाम लूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज इस लेवल पे क्यों पहुंचे हैं, बिकॉज इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इनका जो रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल ये इस तरीके से मेंटेन्ड है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं एंड आगे भी जाते रहेंगे, और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू परसेंटेज अर्न करते हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट्स व्हाई देयर composition and size of fixed and current assets are vary. The second role of financial management is the amount of long term and short term. देखिए बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। अब वो फंड, वो इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से रेज करने वाले हैं, ये काम है फाइनेंशियल मैनेजर का। तो फाइनेंशियल मैनेजर ये देखता है कि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म चाहिए, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में ज़्यादा रिलायबल रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम छोटे छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मिलियन ऑफ डॉलर्स की बात आ जाती है, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितना अमाउंट हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमको देना है, बिकॉज हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े। और ये भी आपका डिसीजन है, ये लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हेल्प से, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजर के ये काम होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर इन चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ब्रेकिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले भी रहे हैं तो आप एक फॉर्म में नहीं लेंगे, बिकॉज अगर आप एक ही फॉर्म में एक ही तरह का फाइनेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट कैन क्रिएट एक्स्ट्रा लायबिलिटी ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस लायबिलिटी को बांटने के लिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसमें, इक्विटी एंड डेब्ट के फॉर्म में। अब इक्विटी एंड डेब्ट के फॉर्म में क्यों किया, जिससे कि हम पे लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड बनी रहे। एक लायबिलिटी लिमिटेड होने से हमें बार इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में कैसे आपका रोल होता है, देखिए, ऑल द आइटम्स ऑफ द कंपनी आर एंटर्ड इन द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में जो मोस्टली आइटम्स का मतलब ये है, जितना भी आपका रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी जितनी भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं और जितना भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, इस सब की एंट्री आपकी कंपनी के P&L अकाउंट में होती है। अब P&L अकाउंट में एंट्री का मतलब क्या है, अब सपोज कीजिए आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को सिलेक्ट किया एंड उसमें आप इंटरेस्ट बहुत ही हाई रेट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, तो इट विल क्रिएट द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एंड द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विल क्रिएट लॉस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट के साइज मेंटेनेशन में बहुत बड़ा रोल है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और रेशियो डिसाइड करने में इक्विटी एंड डेब्ट की हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अगर हम चूज कर रहे हैं तो किस रेशियो में हमारा इक्विटी एंड डेब्ट होना चाहिए। एंड उसके अलावा P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी होगा उसकी एंट्रीज में एंड उसके रियल टाइम कैलकुलेशन में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजर के छोटे छोटे डिसीजन आपको या तो रेवेन्यू जनरेट कराएंगे या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्रिएट कराएंगे। रेवेन्यू जनरेट होगा तो दैट विल बी प्रॉफिट एंड दैट विल बी गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाएगा इट विल क्रिएट लॉस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद जो टॉपिक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आप बुक देखेंगे तो आपको मिलेंगे उसके 4 ऑब्जेक्टिव। मैं कहता हूं केवल एक ऑब्जेक्टिव है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंड दैट्स ऑल ऑब्जेक्टिव इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने किसी से पैसा उधार लिया है, तो मैंने पैसा क्यों उधार लिया, मैंने पैसा बिजनेस करने के लिए उधार लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगा, उस पैसे से मैं पैसा बनाऊं। अगर मैं उस पैसे से पैसा नहीं बना पाया तो अल्टीमेटली वो आदमी मुझे दोबारा पैसा नहीं देगा, और अगर मेरे पे लायबिलिटी क्रिएट होती है तो मैं चाहे लॉस में रहूं या मैं फायदे में रहूं, मुझे पैसा तो उसका पे करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इफ you will maximize your profit, then definitely you can fulfill the other objectives of financial management too. The very first thing, you will have to acquire the resources in the efficient way. After that, those resources, that finance will have to be utilized in such efficiency so it could generate maximum profit for your organization, and the surplus would be disposed and distributed efficiently. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, तो आपका जो सेकंड है यानी कि आपका जो कमिटमेंट है आपके क्रेडिटर्स से, आप उसको फुलफिल कर पाएंगे, आप जेन्युइन रहेंगे अपने क्रेडिटर्स के लिए, जब उनको मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी आप उसको रिटर्न कर पाएंगे, आपका शेयर होल्डर आपसे खुश रहेगा, आपने जो इक्विटी शेयर होल्डिंग मार्केट से उठाई है आपका मार्केट में नाम बनेगा, आपकी शेयर की वैल्यू अप जाएगी, आप अपने यूज के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी आपके पास, ठीक है। और आप उस मनी को भी एक प्रॉपर, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है तो आप उस मनी को भी सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। आज जितने भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस हम देखते हैं, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल हाउस का नाम आप ले लीजिए, व्हाट यू विल सी दैट दे आर हैविंग अ वेरी गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दैट इज द रीजन ऑफ देयर सोल सक्सेस। उनकी सक्सेस का एक ही राज है कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल टीम इस चीज में काम कर रही है फॉर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब तक हमने जाना इस वीडियो में कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब
स्लाइड्स में हम जानेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होने से काम नहीं होता, फाइनेंशियल मैनेजर को किस किस डायरेक्शन में डिसीजन लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग द एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। Hello students, let us continue with our chapter financial management. Financial management में अब तक हम पढ़ चुके हैं the meaning of financial management and उसका क्या मीनिंग है एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमें, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। जैसे आपका बेनिफिट हो गया शेयर होल्डर्स का, उसके बाद फंड्स किस तरह से एलोकेट करने हैं, उसके बाद फिक्स्ड एंड करंट एसेट का साइज हो गया। अब इसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसीजन, जो हमारा बिजनेस फाइनेंस का जो स्कोप या एलिमेंट कहें, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल डिसीजन जो बिजनेस फाइनेंस में है वो 3 तरीके से लिया जाता है, ठीक है। कैसे? एक आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट द मनी, फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग सोर्सेज डिसीजन, डिविडेंड मीन्स जो सरप्लस आपका बचेगा वो सरप्लस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पोज किया जाना है, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम शुरू करते हैं अपना वीडियो विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Investment decision involve decision regarding short term money required for operational day to day activities, ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है, इसमें सारी डिसीजन मेकिंग आती है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एंड देखिए शॉर्ट टर्म मनी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैपिटल बजटिंग यानी कि फिक्स्ड रिक्वायरमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मनी है वो हमारा 2 तरीके से खर्च होता है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में आपके करंट एसेट्स आते हैं, जो आपका फिक्स कैपिटल में आपके फिक्स्ड एसेट आते हैं। इसका कैटेगराइजेशन में दे चुका हूँ। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे expenditure and the long term money required for the fixed investment या fixed capital। इसको हम इस चीज़ के रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं किसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अब देखिए एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लेबर का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लेबर का एग्जांपल हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का हो गया, मशीनरी टूल्स एंड व्हीकल हमें लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिफाइन कैसे करेंगे, डिसीजन रिलेटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट एंड शॉर्ट वर्किंग कैपिटल। यानी कि जितना भी अमाउंट है हमारा वो इन्वेस्ट किया जाना है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो डिसीजन रिलेटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर आपका कैसे, फर्नीचर आपका फिक्स कैपिटल हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया, टूल्स एंड एक्सपेंडिचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ये आपका फिक्स एसेट में हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो 2 तरीके से लिया जाता है। एक लिया जाता है कैपिटल बजटिंग यानी कि फिक्स्ड एसेट। कैपिटल बजटिंग का मतलब कुछ नया नहीं है, कैपिटल बजटिंग का मतलब है हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपके सिलेबस में जो अभी है वो इस समय कैपिटल बजटिंग यानी कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जो कैपिटल बजटिंग होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है एंड द शॉर्ट फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड हियर इज द फायर, ठीक है। फायर से इसको आप याद रख सकते हैं। फायर स्टैंड्स फॉर फंड्स इन्वॉल्व्ड आर लार्ज, I irreversible, R return comes in longer time and E for effect on long term growth, ठीक है। ये है आपका शॉर्ट फॉर्म। अब एक बार इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग में जो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट पे काम किया जाता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपका लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, सॉरी लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारा हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो इसमें क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि कैपिटल बजटिंग में जो अमाउंट होती है वो बहुत लार्ज होती है। क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर, लाइक इट हैज़ टू बी डन ओवर द मशीनरी, टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड व्हीकल्स। सो इस वजह से सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही है कि इसके
कैपिटल बजटिंग या फिक्स कैपिटल डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें जो फंड होते हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद इरिवर्सिबल यानी कि जो एक बार डिसीजन आप कैपिटल बजटिंग में ले लेते हैं या फिक्स कैपिटल के ले लेते हैं वो आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। डिसीजन वंस टेकन आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस के बिना आप उस डिसीजन को नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि आपने मशीन ले ली, आपको ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब भी आपने किसी गलत रिक्वायरमेंट से ट्रैक्टर परचेस कर लिया, तो 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदा हो तो इस चीज़ की गारंटी है वो आपका 10 लाख रुपए में नहीं जाएगा। कोई भी उस ट्रैक्टर को 10 लाख रुपए का खरीद के 10 लाख रुपए में नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज क्वाइट कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ऑफ फंड। तो इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि आप फिक्स इन्वेस्टमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इफ यू टेंड टू रिवर्स दोस डिसीजन तो इट टेक्स टाइम एंड वेस्ट ऑफ फंड्स। पहला, हैवी फंड्स आर इन्वॉल्व। सेकंड, इरिवर्सिबल। थर्ड, रिटर्न्स रिक्वायर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। अब रिटर्न रिक्वायर लॉन्गर पीरियड यानी कि देखिए जो हमारा प्रॉफिट आना है फिक्स इन्वेस्टमेंट से, दैट रिटर्न्स कम आफ्टर लॉन्ग टाइम विच इज अनसर्टेन, बिकॉज वॉट एवर द फिक्स कैपिटल, वॉट एवर द अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल बजटिंग, उसमें रिटर्न बहुत लंबे टाइम तक आते हैं और उसमें जो रिटर्न का जो टाइम है वो भी अनसर्टेन होता है, ठीक है। और फ्यूचर बेनिफिट एंड उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गए। ऐसे मशीनरी है, कोई मार्केट में नई मशीनरी आई तो पुरानी मशीन आपकी यूजलेस हो जाती है। तो इस वजह से इनका जो रिटर्न है बहुत लंबे टाइम तक आता है और एनवायरनमेंट का भी इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। अब इसके बाद इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब देखिए कैपिटल बजटिंग की जो स्टडी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है, क्योंकि फायर हमने पढ़ा, फंड्स आर लार्ज, इरिवर्सिबल, आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न्स रिक्वायर लॉन्गर पीरियड, एंड ई फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यानी कि जो कैपिटल बजटिंग की जो डिसीजन मेकिंग है इसका हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड असेट। क्योंकि जितना आपका फिक्स्ड असेट का साइज अच्छा होगा, कंपोजिशन स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ठीक है। इफ डिसीजन गोज इन द राइट डायरेक्शन the profitability increases, if goes wrong it is harmful for growth and profits। तो यानी कि जब भी डिसीजन मेकिंग कैपिटल बजटिंग के लिए लिया जाए तो बहुत संभल के लिया जाए, क्योंकि जो ग्रोथ की डायरेक्शन में हमारा डिसीजन जा रहा है वो फिक्स्ड असेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब कैपिटल बजटिंग या फिक्स कैपिटल डिसीजन को इफेक्ट करने वाले डिसीजन कौन कौन से हैं, इसके लिए जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो है राइस, आर स्टैंड फॉर रिस्क इन्वॉल्व, आई फॉर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, सी फॉर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखिए जब भी आप कैपिटल बजटिंग के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले जब भी आप बिजनेस में कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो सबसे पहले इन्वॉल्व है। तो डिसीजन रिक्वायर अ जजमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। आप ₹1 भी बिजनेस में लगा रहे हैं, आप फिक्स्ड एसेट पे रुपए लगा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहली चीज आपको फ्यूचर इवेंट्स के लिए जजमेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत अनसर्टेन है। मैंने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बताया है, बताऊंगा आगे कि किस तरह से अनसर्टेनिटी के साथ हम काम करते हैं, और इस फ्यूचर सेल को या फ्यूचर प्लान को जज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। यानी किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी लैंड में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप फ्यूचर बेनिफिट को नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? बिकॉज एक नहीं, बिजनेस को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज कि यह दंगा हो गया, वहाँ पे कोई ज़मीन खरीदने को तैयार नहीं हुआ, पॉलिटिकल कुछ इशू हो गया, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, तो बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है, यानी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका डिसीजन या तो सही हो या डिसीजन गलत हो, तो इस अनसर्टेनिटी पे आपका कैपिटल बजटिंग टिकी रहती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी कि प्रोजेक्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंसीडर कब किया जाता है? उसके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, कैश फ्लो के बेसिस पे एंड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है। रैंक द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की स्टडी है वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो इफेक्ट करती है आपकी कैपिटल बजटिंग या फाइनेंशियल डिसीजन
फिक्स कैपिटल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद आप अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, फिर आप प्रोजेक्ट्स को रैंक करते हैं एंड उसके बाद जो आपका बेस्ट रहता है आप उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, उसी क्राइटेरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपके इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पेबैक पीरियड कितना होगा, यानी कि कब तक आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न का रेट है वो कितना रहेगा। तो पहला क्या था? रिस्क इन्वॉल्व है, ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है कैपिटल बजटिंग को। इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट करता है क्योंकि आप उसमें रैंक लेते हैं, अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए, आप जो भी अमाउंट कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको इफेक्ट करने वाला थर्ड फैक्टर क्या है? द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड बाय द इवेल्युएटिंग द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है, यानी किस रेट से हमें अपना पैसा वापस मिलेगा उस फिक्स एसेट में पैसा डाल के। यानी कि सपोज कीजिए आपने 10 प्लान बनाए, 10 प्लान में आपने जगह जगह पे लैंड देखी, आपने 10 लैंड पार्ट देखे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उन 10 में से वही लैंड पार्ट चुनेंगे, यानी उस प्रोजेक्ट को चुनेंगे जो कि बेस्ट है एंड जिसका रिटर्न आपको फास्ट एंड कंटिन्यूस मिलता रहेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम एंड स्टेबल रिटर्न, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम लिखा है, मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम एंड स्टेबल रिटर्न आर टू बी सिलेक्टेड, यानी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हमारे लिए मैक्सिमम और एक स्टेबल रिटर्न दे रहा है उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया है, द कैश इज लाइकली टू बी जनरेटेड व्हेन इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट। जब आप फिक्स असेट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली कैश आप उससे जनरेट करना चाहेंगे। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी मस्ट एनालिसिस द ड्यूरेशन इन विच द कैश इज लाइकली टू जनरेट, यानी कि जब आपने लैंड या मशीनरी परचेज की तो उस लैंड की वजह से आप किस तरह से कैश जनरेट करेंगे, ये भी कंपनी को इस चीज़ का भी एनालाइजेशन करना चाहिए। तो जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट करते हैं? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कैसा रहेगा, ठीक है, रिटर्न कैसा देगा उनका प्रोजेक्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट रैंकिंग इफेक्ट करती है, और जो रिस्क फैक्टर जो लगा रहता है वो भी आपके बिजनेस क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। ये था हमारा क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी कैपिटल बजटिंग। अब इसके बाद आता है, देखिए कैपिटल बजटिंग का मतलब मैंने बताया था, रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट मोर देन 1 ईयर, इफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी and risk of the business in the long run and must be financed through long term source of capital। ये है हमारा कैपिटल बजटिंग। इसके बाद देख लेते हैं क्या हम फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन मींस डिसीजन रिलेटेड टू द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए बिजनेस में हमारे पास बहुत तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल रहते हैं, तो आपको कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चुनना है। एंड सोर्स ऑफ बाय फाइनेंस हमने स्टडी किए थे किसमें? 11th स्टैंडर्ड में। आप फंड्स बोरो करना चाहेंगे, आप ओनर फंड रखेंगे, आप इक्विटी चुनेंगे, आप डेब्ट चुनेंगे, दैट इज द चॉइस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। और उनके बीच में सिर्फ चुनना नहीं होता, प्रपोर्शन भी मेंटेन करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, कॉस्ट, रिस्क, ठीक है। अब जैसे मैं इक्विटी और डेब्ट की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में क्या है, जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई पड़ती है, लेकिन उसमें जो लायबिलिटी है वो आपकी कम होती है, सिक्योरिटी कम होती है, ठीक है। यानी कि आप लीगली बाउंड नहीं होते कि आपको जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको आपके लॉस में भी आपको उन्हें पे बैक करना है। लेकिन अगर आप डेट पे जाते हैं तो डेट पे तो सिक्योरिटी आपके पास रहेगी, जो सिक्योरिटी जो डेटर है उसके पास रहेगी, यानी कि वो क्या कर सकता है, वो कंपनी के असेट को या बिजनेस के असेट्स को भी बेच सकता है और इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ सकती है। तो यानी कि हमें ये भी डिसीजन लेना है कि विच सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट वील हैव टू गो थ्रू फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन भी आपके दो तरीके से होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। जो आप सिलेक्ट करते हैं, या तो ओनर्स फंड सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप या तो इक्विटी पे जाएंगे या डेब्ट पे जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि इक्विटी आप पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, लीगल लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, लेकिन डेब्ट आप पे लीगल लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। क्यों? बिकॉज डेब्ट पे आपको चाहे प्रॉफिट में जाए या लॉस पे जाए आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी पे ऐसा नहीं है।
गोइंग इन लॉस, देन द जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लॉस सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन डेट्स में ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है इक्विटी एंड डेट्स के बीच में कि जो इक्विटी है वो ओन्ड कैपिटल का पार्ट होती है, डेट लोन कैपिटल का पार्ट होता है। रिटर्न में डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट, इसमें तो इंटरेस्ट फिक्स है चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है कंपनी के मीटिंग्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, लेकिन डेब्ट्स में कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। रिडेम्पशन नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, यानी कि जो हमारा शेयर है वो रिडेम्पशन नहीं कराया जा सकता पूरी कंपनी के लाइफ में। ठीक है, लेकिन डेब्ट्स वो है वो रिडीम्ड स्पेशल पीरियड के बाद रिडीम्ड किए जा सकते हैं। कॉस्ट की बात करूं तो डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। फ्लोटेशन कॉस्ट था, यानी इसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, यानी इसकी जो कॉस्ट है इसे सेटअप करने में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो हमारा डेप्ट है उसमें जो इंटरेस्ट पेड होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। यानी हम जो लोन लेते हैं वो टैक्स, उसका इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, लेकिन डिविडेंड पर टैक्स लगता है, इट्स नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, और डेप्ट की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है यानी कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी लो होती है। अब इसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करने वाले हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि हम डेट में जाएं, हम इक्विटी में जाएं, इस डिसीजन को लेने से पहले हमें कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख लेते हैं। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म तैयार की है हमने वो है choices. C stands for cash flow position of the business, higher fixed operating cost, other flotation cost, issue of cost, control consideration, extent of risk and state of capital market. ठीक है, देखते हैं एक बार। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है? कंपनी हैज स्टेबल सेल्स एंड रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश, इट कैन रेज डेब्ट सो दैट फिक्स इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट कैन बी मेड। यानी कि सबसे पहला है कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन, मींस कंपनी का सेल सही चल रहा है, कंपनी की कंडीशन सही है, एक स्टेबल फिगर आ रहा है निकल के, तो वहां पे उस केस में क्या है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे द कंपनी कैन गो फॉर द डेब्ट्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे EMI जो है, इंटरेस्ट रेट है, बहुत इजीली पे किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो स्टेबल बना हुआ है देन यू कैन गो फॉर डेब्ट्स, और कैश फ्लो के डिसीजन बेसिस पे ही आपका डेब्ट्स एंड इक्विटी डिसाइड किया जाता है। कैश फ्लो अच्छा है, स्टेबल है, तो आप डेब्ट्स पे जाएंगे। अगर आप आपका कैश फ्लो रेगुलर नहीं है, एकदम से आता है, तो आप इक्विटी में जाना पसंद करेंगे। उसके बाद हायर फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ द डेब्ट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर में जो आपका थोड़ा सा फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन जो अदरवाइज उसका जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। लेकिन डेट में हमारे पास सिचुएशन क्या है? डेट में हमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट इज हायर डेब्ट्स देन डेब्ट्स कैन बी अवॉइडेड। यानी कि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी चेक करते हैं, जो हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हम इवेल्युएट करते हैं डेब्ट्स को एंड इक्विटी को ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड डेफिनेटली ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा डेब्ट की ज़्यादा होती है बिकॉज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड। तो उस केस में हम डेब्ट को अवॉइड कर सकते हैं, और इक्विटी कैन बी रेस्ड और वाइस वर्सा। ठीक है, हम इक्विटी में रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्विटी के लिए ज़्यादा पड़ रहा है, कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उतने, तो फिर डेफिनेटली आपको अगर आपकी इनकम स्टेबल है, कैश फ्लो स्टेबल है, तो आप उसमें डेब्ट पे भी जा सकते हैं। तो हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, थर्ड वन इज अदर फ्लोटेशन कॉस्ट। अदर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए, आप चाहे इक्विटी पे जाएं या शेयर पे जाएं, एक्स्ट्रा खर्चे बहुत हो जाते हैं। द कॉस्ट incurs when company makes a new issue of either stocks or debenture। कंपनी या इक्विटी इशू करे या डिबेंचर इशू करे, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, अंडर राइटर्स यानी कि प्रोफेशनल्स को पे करना, गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग फी पे करना। तो उस सिचुएशन में इक्विटी की जो कॉस्ट है वो तो हाई है, लेकिन डिबेंचर की कॉस्ट लो है। अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट पे इवेल्युएट करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट किस तरीके से आपको इफेक्ट कर रही है? फ्लोटेशन कॉस्ट इस तरीके से आपको इफेक्ट कर रही है क्योंकि आप अगर आपकी जो कॉस्ट है, जो आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो इक्विटी में ज़्यादा है, ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप
एक माइंडसेट लेके चलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप डेब्ट चुनेंगे बिकॉज उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट लो है। लेकिन आप पे एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट करने की बात आ जाए तो वहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स को चुनेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद है एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल यानी कंपनी कैन कंट्रोल द इक्विटी बट कंपनी कैन कंट्रोल द डेब्ट्स। ठीक है, इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी एंड मे कॉज टेक ओवर थ्रेट। अब कंट्रोल मैंने अभी क्या बताया, इक्विटी का कंट्रोल कंपनी के हाथ में है। ठीक है, लेकिन डेब्ट का कंट्रोल कंपनी के हाथ में नहीं है। वहीं अगर मैंने आपको जैसे 11th में बताया था कि अगर मान लीजिए 51% शेयर होल्डिंग का ग्रुप एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं तो उस सिचुएशन में वो कंपनी पर टेक ओवर भी कर सकते हैं, यानी आपकी ओनरशिप भी हाथ से चली जाएगी। लेकिन डेब्ट्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल भी चेक किया जाता है, कहीं इक्विटी में भी इतना रिलीज नहीं कर दिया जाए कि ओनरशिप अपने हाथों से जाने का खतरा रहे या फिर कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाए अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिस्क। एक्सटेंट ऑफ रिस्क का पॉइंट क्या कहता है, एक्सटेंट ऑफ रिस्क का पॉइंट कहता है कि डेब्ट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क यानी कि लायबिलिटी, ठीक है, टू फिक्स्ड असेट पेमेंट एंड रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि डेब्ट के साथ आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन इक्विटी के साथ आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ती। तो उस केस में आप रिस्क भी इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, रिस्क का फैक्टर भी ये देखा जाता है कि वो फैक्टर भी इफेक्ट करता है। रिस्क स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इफ अ बिजनेस रिस्क इज लोअर इट्स कैपेसिटी टू यूज डेब्ट इज हायर एंड वाइस वर्सा। अगर बिजनेस अगर रिस्क लो कैलकुलेट कर रहा है, उसके पास असेट हैं इतने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए पहला पॉइंट मेरा था स्टेबिलिटी, और सारे के सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैश पे। आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट स्टेबल बना हुआ है तो आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में वरीड होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने रिक्वायर्ड डेब्ट्स पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप इक्विटी पे भी जा सकते हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का क्या है, डिप्रेशन। देखिए शेयर मार्केट अप डाउन जाता रहता है, तो ड्यूरिंग डिप्रेशन अर्निंग आर लो। ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स आर कॉशियस एंड डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। यानी मार्केट डाउन गया, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मार्केट डाउन गया था, तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन जब मार्केट बूम होता है तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यानी कैपिटल मार्केट की सिचुएशन का भी बहुत, स्टॉक मार्केट की सिचुएशन का भी बहुत इम्पैक्ट रहता है आपका फाइनेंशियल डिसीजंस पे। ठीक है, अगर आपका मार्केट डाउन जा रहा है तो उस केस में आपकी इक्विटी पे कोई फंड नहीं देगा। ठीक है, आपको फिर डेब्ट के सहारा रहना पड़ेगा। तो यानी कि कैपिटल मार्केट भी इफेक्ट करता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को। तो ये था हमारा क्या, चॉइसेस। ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, एक्सटेंट ऑफ रिस्क, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, अदर फ्लोटेशन कॉस्ट, हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसमें हमने जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को। इसके बाद डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड टर्म का मतलब मैं आपको बता दूं, डिविडेंड है क्या। ठीक है, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है, यानी हमने देखिए इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट से हमको प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक पार्ट होता है हमारा डिविडेंड और एक पार्ट होते हैं रिजर्व। डिविडेंड का मतलब ऐसा पार्ट जो कि शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, एंड रिजर्व जो कंपनी फ्यूचर यूज के लिए अपने पास सेव रखती है। ठीक है, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेयर होल्डर। जो डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता है कि कितना प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, और हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कितना बिजनेस में एज अ रिजर्व रखा जाए फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पे आप ये डिसीजन करते हैं कि कितना आपके इन्वेस्टर्स को देना है एंड कितना एज अ रिजर्व अपने पास सेव रखना है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं, जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन में देखा था।
तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है हमारे डिविडेंड डिसीजन को वो है लीगल कॉन्स्टेंट। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिससे कि इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरह का कोई फॉर्जरी या धोखाधड़ी नहीं हो। तो उसमें क्या है, सर्टेन प्रोविजंस आर मेड। तो इसमें कंपनीज एक्ट हो गया 1956 या 2013, ठीक है, सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, स्टॉक एक्शन की गाइडलाइन होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना पड़ता है ऑन द बेस ऑफ इक्विटी, ठीक है। प्लेस रेस्ट्रिक्शन होता है ऑन गिविंग डिविडेंड, दीज मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। तो यानी कि आपको कंपनी लॉ के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने हैं, सेबी की गाइडलाइन भी फॉलो करनी पड़ती हैं, स्टॉक एक्शन की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप वॉयलेशन में फंस जाते हो लीगल कॉन्स्टेंट्स के। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, लीगल कॉन्स्टेंट। और इसके लिए जो हमारा इन फैक्टर्स को याद रखने के लिए जो हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म है लास्ट स्कोप, ठीक है। एल पहले हो गया हमारा लीगल कॉन्स्टेंट, उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट या एबिलिटी टू बोरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि वेल एस्टेब्लिश्ड एंड लार्ज फर्म्स हैव बेटर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनके कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, यानी उनका जो सिस्टम है बहुत अच्छे से फंक्शन होता है। जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, एप्पल हो गया, तो वो इजीली हायर डिविडेंड दे सकती हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उनके पास ऑलरेडी रिजर्व इतना है। लेकिन न्यू एंड स्मॉल कंपनी ज़्यादा अमाउंट में डिविडेंड नहीं दे सकती, यानी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती, क्योंकि उनको क्या है, उनको पहली बात तो एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड बोरो करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और क्या होगा, उनको रिजर्व रखने की भी रिक्वायरमेंट है फॉर टू फुलफिल द फ्यूचर यूज, यानी कैपिटल मार्केट पे आपका एक्सेस कितना है ये भी आपका मैटर करता है। पहली चीज आपको लीगल कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट में कितना एक्सेस है ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितना आप डिविडेंड्स दोगे और कितना आप रिजर्व रखोगे, रिटेन रखोगे अपने पास। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बहुत मैटर करता है, यानी कि स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एज अ गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली और मे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड टू इट, यानी कि अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रॉफिट रिलीज हुआ तो इसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह से जा सकता है। तो डिविडेंड उतना ही रिलीज करना चाहिए कि मार्केट में मनी फ्लो नहीं बढ़ जाए, और मनी फ्लो जब बढ़ता है तो उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिव भी आ सकता है। इस चीज़ की फर्दर स्टडीज़ आगे है, अकाउंटेंसी में है कि स्टॉक मार्केट का वर्क किस तरह से होता है। तो पॉजिटिव स्टॉक मार्केट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जैसे स्टॉक मार्केट आपका पॉजिटिव जा रहा है तो हर कोई चाहेगा कि उनको डिविडेंड रिटर्न मिले, ठीक है, लेकिन नेगेटिव जा रहा है तो कोई अपना डिविडेंड लिया नहीं चाहेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी फॉर्म में आ सकता है। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसमें। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर इट वुड बी बेटर टू पे लेस डिविडेंड, यानी कि सपोज कीजिए अगर आप जितना डिविडेंड पे करेंगे इसका मतलब आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की नज़रों में आ सकते हैं आप, तो उस केस में आप लेस डिविडेंड पे करते हैं, ज़्यादा रिटेंड अपने पास सेव रखते हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, ठीक है। बाकी देखिए शेयर होल्डर की प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है आपका जो डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग का रेशियो। लार्ज इन्वेस्टर वांट्स ग्रोथ इन द कंपनी मे नॉट प्रेफर डिविडेंड फॉर द सेम टाइम, यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी की ग्रोथ चाहेंगे ना कि अपने डिविडेंड की ग्रोथ, बिकॉज कंपनी में जितनी ग्रोथ होगी उतना उनका अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो डे टू डे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या है, उन्होंने जो पैसा आज इन्वेस्ट किया 1 महीने बाद वापस डिविडेंड दे दो, ये उनका काम रहता है। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी होती है, शेयर होल्डर कई तरह के होते हैं, लार्ज स्मॉल, तो अपनी अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे भी लोग काम करते हैं। तो शेयर होल्डर का माइंडसेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। इसके बाद क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स मतलब while giving loans to a company the lender may impose restriction on the payment of dividend for certain years। अब जैसे कि सपोज कीजिए विजय माल्या की किंगफिशर है, ठीक है, अब उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो एज अ सिक्योरिटी उसने क्या बोल दिया कि आप 10 साल तक अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों, वो डिविडेंड एज अ सिक्योरिटी हमारे पास जमा रहेगा, जब आप लोन क्लियर कर देंगे तो वो डिविडेंड आपको वापस मिल जाएगा। तो ये भी एक कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बहुत लॉन्ग टर्म एंड बहुत हाई अमाउंट फाइनेंस में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं एंड आपके डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी कंपनी हो सकता है डिविडेंड नहीं पे करे, रिटेन्ड रखे अपने आप को, जिससे कि वो अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर सके रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ लेंडिंग। ठीक है, इसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। अब अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ भी डिविडेंड को लो करती है। ठीक है, कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कीप मोर मनी आउट ऑफ देयर रिजर्व। ठीक है, तो यानी कि अब कंपनी को पता है कि वो उस अमाउंट को और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकती है, तो उस केस में इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत के उनको ये भरोसा दिलाया जाता है कि अपने पैसे को ना निकालें, डिविडेंड ना लें, बिकॉज उसे रिजर्व में रखने से क्या होगा, हम आपके पैसे से और बिजनेस करेंगे एंड और प्रॉफिट ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। उसके बाद पोजीशन ऑफ कैश फ्लो। देखिए, कैश फ्लो का मतलब क्या है? डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश। अ कंपनी में बी प्रॉफिटेबल बट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है, लेकिन कंपनी के पास हो सकता है कैश खत्म हो जाए। यानी कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो कैश था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी फिक्स एसेट पे यूज कर दिया। ठीक है, बिल्डिंग खरीद ली, तो उस केस में कंपनी जो है वो डिविडेंड देने की कंडीशन में नहीं होती, वो कंपनी की एज अ रिटेन्ड अर्निंग में ज्वाइन हो जाता है। तो कैश फ्लो की पोजीशन भी मैटर करती है इन द केस ऑफ, इन दिस सिचुएशन ऑफ डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद अर्निंग यानी कि कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। कंपनीज हैविंग सफिशिएंट अर्निंग आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर ऑन पे हायर डिविडेंड। यानी जितनी ज़्यादा कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा डिविडेंड आपको अर्न होगा। ठीक है, उसी के बेसिस पर डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग का रिजर्व मेंटेन किया जाता है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे 3 काइंड ऑफ डिसीजन। अब आगे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हम देखेंगे इन टॉपिक्स की केस स्टडी। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।